आप सबका ज्ञानश्री यूट्यूब चैनल पर मैं कामता प्रसाद अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र को हल करना है। तो हिंदी विषय का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसके लिए यानी किसी भी विषय के लिए निर्धारित समय 3 घंटा 15 मिनट है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। उन निर्देशों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, खंड आ तथा खंड बा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से, ध्यान रखिएगा कि यहाँ जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, पूर्ण रूप से काला करना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? सही उत्तर होगा बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? गबन के रचनाकार कौन है? गबन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, जो उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। और यह गबन क्या है? उपन्यास है, तो उपन्यास के सम्राट के रूप में जाने गए। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि है सन 1919 से लेकर 1938 तक। शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीण का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीण का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है, और ये रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, और यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला उन्हीं की रचना है जिनकी रचना थी नीण का निर्माण फिर। ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? यानी भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार वही हैं जिन्होंने साकेत नामक महाकाव्य लिखा है, जो हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है? यानी आधुनिक काल का समय कब से कब तक है? तो आधुनिक काल को हम मानते हैं 1843 से लेकर अब तक। हमारा अगला प्रश्न है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम, बिहारी, केशव, भिखारीदास, ये सभी रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? रस कितने हैं? रसों की संख्या 11 है, जिनमें से हास्य रस है, आपके पाठ्यक्रम में हास्य और करुण रस है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है। अगला प्रश्न है, शोभत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इस पंक्ति में मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये मनु मानव, मनहु मानहु जनु जानो, ये शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है,
रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बच्चों, हाई स्कूल के लिए जो छंद तय हैं उनके सभी चरणों में सभी छंदों में क्या है, 4 चरण ही होंगे। 4 चरण वाले छंद ही हैं। तो यहाँ पर जो आपको रोला छंद है, रोला में कितने चरण हैं? 4 ही चरण हैं। ठीक है। आगे प्रश्न है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? शब्द है आकर्षण। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वी, जो हो नहीं सकता, अक, मान हो ही नहीं सकता, और अक और आ है। तो यहाँ पर अक भी नहीं है। आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। एक कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? अब पीतांबर में कौन सा समास है? इसमें 2 समास, यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है कर्मधारय और बहुब्रीहि, इन दोनों में से आप किसी विकल्प को भी सही करते हैं तो उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि समास भी है। तो यहाँ पर, परंतु आप भविष्य में आप कंपटीशन देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ इसमें बहुब्रीहि समास ही लगाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आंसू। आंसू शब्द का तत्सम रूप है। आंसू शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? शुद्ध रूप अश्रु होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यण संधि का सूत्र है। कौन सी संधि का? यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र हम देखेंगे तो यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणाची। अगला प्रश्न है, फल शब्द का, यानी फलस्य, फल शब्द, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखना है। फलस्य शब्द का विभक्ति और वचन क्या होगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपठतु, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष देना है। तो अपठत धातु का पुरुष एवं वचन क्या है? ये होगा, पहले तो प्रथम पुरुष है, इसके बाद एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या समाप्त होती है। 20 वैकल्पिक प्रश्न हो गए। अब व्याख्यात्मक प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। व्याख्यात्मक प्रश्नों में है, वर्णनात्मक प्रश्न है, खंडवा आ जाता है, इनको कॉपी पर लिखना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। पहले इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि वो कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जो चिंताशील मनुष्य होगा वो प्रफुल्लित व्यक्ति का साथ ढूंढता है। निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब यहाँ जो इससे गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये जो है मित्रता पाठ का है। ये गद्यांश किस पाठ का है? मित्रता पाठ से संबंध रखता है। और मित्रता पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल हो गए। तो इसका संदर्भ हो गया। आगे लिखेंगे, देखेंगे, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश क्या है? यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता होती है। लेखक कहना चाहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके बीच में मित्रता हो वे दोनों एक ही स्वभाव के हों। ठीक है। समाज में ऐसा प्रचलन है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं।
लोग यानी कि समाज में ऐसे लोग हैं जो भिन्नता देख करके, जो गुण हम में है वो दूसरों किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता की जाए जिससे कि दूसरे गुण वाले मित्र से अगर मित्रता की जाएगी तो समय आने पर जो गुण हम में नहीं है उन गुणों का उपयोग करके हम अपने लिए उपयोग कर लेंगे। ये देखना है। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि समाज में लोग जो है केवल जिनसे मित्रता है वो एक ही स्वभाव के, ऐसा जरूरी नहीं है। समाज में लोग जो है अपने से भिन्न गुणों वाले लोगों से भी मित्रता करते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इसी का अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं ताकि उनमें कमियां हैं वह अपने मित्र के माध्यम से उन कमियों को पूरा कर सकें। इसका सिर्फ इतना ही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अथवा में जो गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक मेरे आंखों को अंधा बना रही है। अब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपने समझ लिया होगा कि यह किस पाठ से है। यदि नहीं समझ पाए तो मैं बताता हूँ। इस पाठ का नाम है ममता। ठीक है ना? ये ममता पाठ से है और इसके लेखक कौन है? आचार्य। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। इसका पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में हमने बताया कि इस पाठ का नाम है ममता और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। गद्यांश का रेखांकित अंश है, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? ममता चूंकि एक ब्राह्मण कन्या है, वह अपने ब्राह्मण धर्म से विचलित नहीं होना चाहती। जब उसके पिताजी उसके सामने बहुत सा धन लेकर आते हैं, सोना चांदी लेकर आते हैं, तो वह कहती है कि पिताजी यह परम पिता के, एक ब्राह्मण के लिए जो धन होना चाहिए वही आप यह परम पिता की इच्छा के विरुद्ध यह आप मेरे सम्मुख क्यों ला रहे हैं? इसे मेरे सामने से हटा दीजिए। क्या मतलब ऐसा हो जाएगा कि पृथ्वी पर कोई हिंदू नहीं शेष रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न न दे सके? इसका भाव इतना ही है कि परमपिता के जो सन्मार्ग है उसको त्याग कर ममता जाना नहीं चाहती। अगला प्रश्न है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? अभी मैंने बताया था कि ममता ब्राह्मण कन्या है तो वह यह नहीं चाहती कि इस प्रकार से कोई अकरणीय कार्य उसके द्वारा किया जाए और धन को संग्रहित करना, यानी भविष्य के लिए धन संग्रहित करने को उसने परमपिता की इच्छा के विरुद्ध बताया है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है ना? इसमें 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न इसमें पद्यांश में भी हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। इस प्रकार 6 अंकों में बटा हुआ है। पहले हम पढ़ते हैं पद्यांश को। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गुंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ तिहि पाई। तो यह समझ आ गया होगा कि यह पद जो है सूरदास जी का है और शीर्षक इसका होगा पद। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो अभी मैंने बता दिया कि यह सूरदास जी का है और शीर्षक इसका पद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश को हम देखते हैं। रेखांकित अंश में दिया है,
बहिरव सुने गूंगी पुन बोले। ठीक है ना, रेखांकित अंश इतना ही है। बहिरव सुने गूंगे पुन बोले, रंक चले सरस्वत धराई। सूरदास जी कह रहे हैं कि यदि भगवान की कृपा हो जाए, यदि माधव की, गिरधर की कृपा हो जाए, तो बहिरव सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लग जाता है। गुंग पुन बोले, जो बोल नहीं सकता वह गूंगा व्यक्ति भी फिर से बोलने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और इतना ही नहीं, यदि उनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो जो भिखारी है, रंक माने भिखारी, जो भिखारी है वह भी अपने ऊपर छत्र धारण करवा के चढ़ सकता है, अर्थात वह भी राजा हो सकता है। इस पंक्ति का इतना सा अर्थ आपको लिख देना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब मैंने पढ़ाते हुए पहले से बता रखा है, ये चरण कमल बंदों हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है ना, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इसका अथवा वाला रूप है, लिखा है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी भली जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्हें, समुझाए कुछ मुस्काए चली हैं, तुलसी तही अवसर सोहे समय अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ागु में भान उदय, बिगसी मनु मंजुल कंजकली। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसमें दिया हुआ है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा कि ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, और ये इसका शीर्षक क्या है? वन पथ पर। वन पथ पर इसका शीर्षक है, वन पथ पर। और तुलसी, इसके रचनाकार कौन है? कवि कौन है? तुलसी। ठीक है, तुलसीदास जी की रचना है वन पथ पर, तो इसका संदर्भ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। रेखांकित अंश क्या है? अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनुमंजुल कंजकली। अर्थात अनुराग माने होता है प्रेम, तड़ाग माने सरोवर या तालाब। प्रेम रूपी सरोवर में भान उदय, प्रेम रूपी सरोवर में, प्रेम रूपी सरोवर में जब सूर्य का उदय होता है, तो उसमें जो सुंदर कमल की कलियां हैं, मंजुल कंज कली, ये सुंदर कमल की कलियां हैं, वो क्या होती हैं? मानो खिल गई हों। प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदय होने पर कमल की जो सुंदर कलियां हैं, ऐसा लगता है कि मानो ये खिल गई हों। ठीक है, इसका अर्थ इतना सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुराग तड़ाग में भान उदय। अनुराग तड़ाग में भान उदय, अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजुल मंजुकली में कौन सा अलंकार है? देखिए, अनुराग तड़ाग का मतलब है, अनुराग तड़ाग में तो रूपक अलंकार हो जाएगा, प्रेम रूपी तालाब में। ठीक है ना, यहाँ पर तो रूपक अलंकार हो जाएगा। मनुमंजुल कंजकली में आपका अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार, मनुमंजुल मंजुकली में उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, अब संस्कृत खंड आ जाता है। दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और इसके लिए निर्धारित अंक है 5 अंक। लिखा है, और थोड़ा सा बड़ा कर दूं, छोटा है। हाँ, दिया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति
और संस्कृत भाषा का क्या है, केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इतएव माने यहीं से ही संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत का आलोक सर्वत्र माने सब जगह प्रसृतः माने फैलता है। यहीं से संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत का आलोक सब जगह फैलता है। मुगल युवराजः दाराशिकोहः अत्र आगत्य, मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया। यहाँ पर मुगल युवराज दाराशिकोह ने आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। एतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवन्, एतेषां ज्ञानेन में इनके ज्ञान के द्वारा, तथा प्रभाविता अभवन् मतलब इतना प्रभावित हुए, यत कि तेन उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायां कारितः, उनके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। तो ये इसका अर्थ है। अब दूसरे वाले की ओर चलते हैं। अच्छा हाँ, इसका संदर्भ देखना है बेटा। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये किस पाठ से है? तो इस पाठ का नाम हो जाएगा वाराणसी। ठीक है ना, केवल पाठ का नाम ही देना है संदर्भ में। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक तो होता नहीं, केवल वाराणसी आप पाठ का नाम दे देंगे, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, दूसरे खंड में है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है। मानव जीवन से यानी मनुष्य के जीवन के जो संस्कार हैं वही संस्कृति हैं। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने, अस्माकं पूर्वजा माने हमारे पूर्वजों ने, मानव जीवनम संस्कर्तुं मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, महानतम माने महान, प्रयत्नम अकुर्वन् माने प्रयत्न किया। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए महान प्रयत्न किया। ये तो लिखा है, लेकिन यो होना चाहिए यो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। यो जिन्होंने उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए, अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए, यान माने जिन, आचारण माने आचरणों का, विचारान में विचारों को, आदर्शन में दिखाया, तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। अर्थात उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए जिन आचरणों और विचारों का आदर्श दिखाया, यानी विचारों को दिखाया, वे सभी हमारी संस्कृति हैं। आगे बढ़ते हैं। ये गद्य खंड समाप्त हुआ। इसका भी क्या करना है? संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ जब लिखेंगे तो इसका क्या नाम है? इस पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति ही। भारतीय संस्कृति पाठ का नाम है। ठीक है, ये लिख देंगे, बस हो गया। केवल पाठ का नाम लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। यहीं से खत्म हो गया संदर्भ आपका। अब आगे बढ़ते हैं, अगले खंड में जाएंगे। तो अब काव्य खंड है। अब ये बहुत अच्छा हुआ भैया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। अब 5 अंक का है, इसके संदर्भ के 2 अंक हैं और अर्थ लिखने के 3 अंक हैं। इसका अर्थ श्लोक है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। इस श्लोक को पढ़ेंगे तो हमको अर्थ पता चल जाएगा। पहले तो इसका संदर्भ देना है, तो संदर्भ को समझ लीजिए क्या है। एक इस पाठ से है, इस पाठ का नाम है जीवन सूत्राणी। ठीक है ना, जीवन सूत्राणी पाठ का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ करते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम माने अभिमान,
हित्वा माने त्याग कर, छोड़कर, मारकर। प्रिय भवतो ने प्रिय हो जाता है। व्यक्ति मानम यानी अभिमान को, घमंड को यदि त्याग दे तो वह सबको प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचती, क्रोधम हित्वा यानी क्रोध को मारकर, क्रोध को त्याग कर, ना सोचती माने शोक नहीं करता, सोचता नहीं है, सोचना नहीं पड़ता, शोक नहीं करना पड़ता। कामम हित्वा अर्थवान भवति, कामम माने कामनाओं को त्याग देने के बाद, इच्छाओं को त्याग दे तो वह हित्वा अर्थवान भवति। हित्वा माने मारकर, इसका विच्छेद करेंगे तो हित्वा धन अर्थवान हो जाएगा। तो कामनाओं को त्यागने के बाद व्यक्ति अर्थवान हो जाता है यानी धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग करके व्यक्ति क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। अगले के पास चलते हैं। अगला है इसी खंड का दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो 21 पाठ से है, इसका नाम भी है भारतीय संस्कृति। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, भारतीय, इस पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी, भवन्तु माने हों, सुखिनः माने सुखी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया माने निरोगी। तो पहले खंड का अर्थ हुआ सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों। आगे है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण होता हुआ दिखाई दे, है ना। भद्र माने होता कल्याण, पश्यन्तु माने दिखाई दे। तो और माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत, किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो, माँ माने नहीं। तो पुनः एक बार देखते हैं इसको, सभी सुखी हों, इसका अर्थ होता है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं हो। ये रहा इसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो हमारा जो पठित खंड काव्य है वो क्या है, मुक्तिदूत। हमारे यहाँ जो चलता है बेटा वो है मुक्तिदूत। तो मुक्तिदूत के संदर्भ में संबंध में हम क्या करेंगे, मुक्तिदूत से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न जो दिया है, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको मुख्य बिंदु जो हैं वो बता देता हूँ गांधी जी के चित्रण के। नहीं, कहने का मतलब ये है आपको गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं बतलानी है। जैसे गांधी जी क्या थे, अगर मान लें तो वो दिव्य पुरुष थे। कैसे पुरुष थे, दिव्य पुरुष हो गए। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो हरिजन है, दबे कुचले लोग हैं, दलितों का है, उन्होंने उनका उद्धार किए। तो दूसरी हेडिंग बन सकती है हरिजनों के या दलितों के उद्धारक हैं। अब गांधी जी सपने देखते हैं, तो उन्होंने सपने में किसको देखा था, माँ को देखा था, तो मातृभक्त हो जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है तो महान देशभक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से 3-4 बिंदुओं को हमको लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है इसी में, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। कथानक माने चौथे, मुक्तिदूत 5 खंडों में बटा हुआ है। 5 खंडों में से चौथे खंड का क्या करना है, चौथे खंड की कथा वस्तु देनी है आपको। तो चौथे खंड में जो कथा वस्तु है वो क्या है, गांधी जी द्वारा जितने आंदोलन चलाए गए हैं उन आंदोलनों का चौथे खंड में वर्णन है। इसकी हम अलग से वीडियो बनाकर इसके संबंध में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे दिया हुआ बेटा, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो हमारे जो दिए गए हैं
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन 3 लेखकों का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और केवल मात्र एक ही रचना का नाम उल्लेख करना है। तो हम इनकी जीवन परिचय तो दे नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम क्या करते हैं, राजेंद्र प्रसाद की एक रचना का नाम लिख देते हैं। राजेंद्र प्रसाद की एक रचना का नाम क्या है, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, ये राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अब जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना क्या है, इसको लिखेंगे। अगर इनकी प्रमुख रचना के रूप में जानेंगे तो इनकी प्रमुख रचना का नाम है कामायनी। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना क्या है, रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना का नाम क्या है, ये है रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, त्रिवेणी, 11 वर्ष का समय। हालांकि प्रमुख रचना के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास को भी जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी खंड में आगे बढ़ेंगे तो दिया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं, उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। इसमें दिया गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास। तो सूरदास जी की, इसमें भी वही हमको करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना क्या है, रामचरितमानस है, रामचरितमानस हम लिखेंगे। इसके बाद सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचना क्या है, सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचना सुमित्रानंदन की प्रमुख रचनाएं क्या है, स्वर्ण किरण, लोकायतन, चिदम्बरा, यामा, ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद महाकवि सूरदास जी की प्रमुख रचना क्या है, सूरसागर है। तो सूरसागर, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमको एक श्लोक याद करके ही जाना है, एक नहीं बल्कि 2-3 आप कंठस्थ कर लीजिए, और जैसे ही परीक्षा में जाते हैं वहाँ कोई भी आ सकता है, तो कम से कम 2 अधिकतम 3 जितना हो सकता है उतने श्लोक याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। तो भारतीय संस्कृत के मूल में क्या है, सदाचरणम। भारतीय संस्कृत के मूल में क्या है, सदाचरणम। पूर्वराजा कहा आसीत, पूर्वराजा भारतीय राजा आसीत, ठीक है ना, पूर्वराजा कहा आसीत, पूर्वराजा भारतीय राजा आसीत। चंद्रशेखरः कहा आसीत, चंद्रशेखरः क्रांतिकारी आसीत। वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। आगे बढ़ेंगे, आगे दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिएगा। देखिए यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और जो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण का उपाय, ये प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ लेना चाहिए। ये निश्चित रूप से ये आना ही आना है बोर्ड परीक्षा में। दूसरा है, जो वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है नारी सशक्तिकरण के लिए, बहुत प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो इस संबंध में भी इस पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना चाहिए। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके परीक्षा में किस प्रकार से सहयोगी है या इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, ये आप मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें।